नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, तूफानों से ताश का घर नहीं बनता, तूफानों से ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। आज का जो टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ना है। धातुओं के रासायनिक, ठीक है भाई। भौतिक गुण हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे और आज क्या पढ़ेंगे बेटा? धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। आइए अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया जाता है। देखिए, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, पहला क्या है? पहला है रासायनिक गुण में धातुओं से ऑक्सीजन, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है, इसको समझना है। देखिए, धातुओं का वायु में दहन करने पर कैसे क्रिया करते हैं? धातुओं का वायु में दहन करने पर, धातुओं का वायु में दहन करने पर धातुओं का वायु में दहन करने पर धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाती है। ऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए कैसे क्रिया करेंगे हम लोग। सोडियम को क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं और प्राप्त क्या होता है? जैसे यहाँ पे Na हमारा जो होता है ये प्लस चार्ज देता है। Na कौन सा चार्ज देता है बेटा? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन क्या देता है? ये +1 चार्ज देता है। ऑक्सीजन क्या देता है? -2 चार्ज देता है। अब तक आप लोग यहीं पढ़े होंगे। तो इधर क्या हो जाएगा जब अभिक्रिया करेगा तो Na2O, यही ना होगा जी? Na2O। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2O। अब हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन पढ़ेंगे। समझते चलिए। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन। यहाँ कह रहा है कि उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये किस में बदल जाएगा बेटा? सोडियम ऑक्साइड में। सोडियम ऑक्साइड। देखिए इसको बैलेंस करना सीख लीजिए। यहाँ पे क्या है? Na2 बता रहा है, तो यहाँ पे Na सिंगल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 Na। O2 यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे, लेकिन O क्या है? सिंगल है। अगर इसको हम क्या करेंगे? 2 करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? O2 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो सोडियम है हमारे पास, ये 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना सोडियम चाहिए? 4 सोडियम। कितना सोडियम चाहिए जी? 4। ये बैलेंस भी हो गया और धातु की ऑक्सीजन से क्रिया भी हो गई। ठीक है, नोट कीजिए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसी में, ये पहला था, दूसरा
देखिए क्या होगा, जेडियन से ऑक्सीजन से कराइए, जिंक से कराइए, जिंक से किसकी, ऑक्सीजन कराइए, इसको क्या बोलेंगे बेटा, जिंक। क्या बोला जाएगा, जिंक। और इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन। जब आप जिंक और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जेडियन प्लस चार्ज रहेगा, तो क्या बनेगा, जेडियन। और ऑक्सीजन इससे कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया, तो क्या प्राप्त होगा, 2n जेडीएन हो जाएगा, जेडीएनओ। अब देखिए पहले बैलेंस कराइए, यहाँ पे O2 है, हमको यहाँ पे O केवल है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से दो से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, O2 हो गया और 2 जेडीएन भी हो गया। तो यहाँ पे हमको O2 तो है उपलब्ध हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 जेडीएन करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन के आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड। नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, ये था पहला और ये था क्या, दूसरा। अब हम करेंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। चलिए इसमें क्या करते हैं, धातुओं जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जल के साथ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं यहां उदाहरण में देखेंगे हम लोग, पहला एक तो धातु हो गई सोडियम, और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे बेटा, जल के साथ। जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है हमें, NaOH, NaOH। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो कैसे कराई जाएगी, देखिए लिखने से ज्यादा समझना जरूरी होता है। जब हम समझा रहे होते हैं तो पेन डाउन होनी चाहिए। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, देखिए कैसे होती है, धातुओं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। हमारे पास क्या हो गया, धातु हो गया 2Na, सोडियम क्या धातु है। अब इसमें क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। क्या मिलाना है बेटा, जल के साथ अभिक्रिया करना है। तो सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन तो हमें क्या देता है, नाइट्रोजन +1 देता है कि नहीं देता है, और ये H2O है, क्या है, तो H2OH आयन देगा कि नहीं देगा, OH- आयन देगा। तो बनेगा क्या, निकलेगा अंत में, देखिए NaOH, यही निकलेगा ना जी। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, NaOH। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तो धातु हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन जब यहाँ से माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज देगा तो हम हाइड्रोजनवा को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्या करेंगे, उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी तैयार हो गई, और ये देखिए क्या हो गया, धातु हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया। अब क्या करना कि इसको बराबर कीजिए, इक्वल। देखिए हमारे पास Na है, इधर क्या है, Na है, इधर क्या है, H2 है, क्या है, H2। तो हमको भी ये क्या चाहिए, ये H2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बना देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, हो गया इक्वल।
देखिए अब Na भी तो 2 चाहिए, सोडियम भी तो 2 चाहिए, सोडियम 2Na हो गया, यहाँ पे देखिए 2H2O हो गया। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे उड़ा भी दिए इसको, हाइड्रोजन गैस को। बात समझ में आई कि नहीं? अभिक्रिया बनी तो हाइड्रोजन गैस भी और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। सबको समझ में आ गया? नोट कीजिए। चौथा है धातुओं की तनु अम्लों के साथ क्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। देखिए तनु अम्लों से कैसे क्रिया होती है? धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए लिखने से क्या होता है कि वीडियो जब लंबी होती है तो आप लोग क्या करिए कि थोड़ा स्पीड मेंटेन करके वीडियो को देखिए। स्पीड उसमें बढ़ाने घटाने का होता है, आप लोग उसको बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल जेडियन। अब धातु क्या हो गई हमारे पास? जिंक हो गई, और प्लस हम लोग तनु अम्ल क्या पाया जाएगा हमारे? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा जी? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन भी प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? उड़ाएंगे। देखिए जेडीएन प्लस HCl। अब इसको क्या करना है कि सिमिलर कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। जैसे जेडीएन है हमारे पास, जेडीएन यहाँ भी है, HCl Cl2 है ना जी, तो यहाँ पे Cl2 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 2 से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब अगला जो आते हैं हम लोग धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया कराइए। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। देखिए जब कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से अभिक्रिया करती है। लवण के विलयन से अभिक्रिया करती है तो वह कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। तो वह कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना बेटा? समझना है।
जैसे देखते हैं हम लोग समझते हैं कि जब कोई अधिक सक्रिय धातु क्या होती है, Fe होती है, फेरस जिसको बोला जाता है, और ये कम सक्रिय धातु से क्या करेगी, क्रिया करेगी CuSO4 से, ठीक है। कॉपर सल्फेट से जब ये क्रिया करेगी तो क्या प्राप्त होगा बेटा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेरस को लोहा, क्या बोलते हैं जी, लोहा। वजनदार होता है, ये सक्रिय धातु भी है, ठीक है। और ये क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु से के लवण से के विलयन से अभिक्रिया करती है तो वह कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है, मतलब कम वाला क्या करेगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये आयरन सल्फेट और प्लस क्या हो गया, विस्थापित होने के बाद ये कॉपर हो गया। बात समझ रहे हैं। अब इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पर भी Fe है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Cu है, SO4 है, तो इसमें बैलेंस पहले से ही है, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए निम्न में से पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी धातु को किरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं। जैसे आप बात समझिए, ये आपका क्या है, बीकर है, क्या है बेटा, बीकर। ये आपका बीकर है और बीकर में हम क्या डुबे हैं, किरोसिन रखे हैं, क्या रखे हैं, किरोसिन। और में डुबा कर रखते हैं। तो पूछ रहा है कि सोडियम डुबाते हैं, मैग्नीशियम डुबाते हैं, जिंक डुबाते हैं, मैलेडियम डुबाते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। किसको बेटा, सोडियम। ठीक है, किसको डुबा कर रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ। तो आप लोगों को एक जानकारी मिली कि सोडियम को इसलिए डुबा कर रखा जाता है किरोसिन में, क्योंकि सोडियम बाहर रहेगा तो जिस तत्व मिलेगा, जो भी धातु मिलेगी उसमें क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए किरोसिन में उसको डुबा कर रखा जाता है सोडियम। बात समझ में आई। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं अम्लराज के बारे में। किसके बारे में, अम्लराज। अम्लराज होता क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं, एक्वारेजिया, रेजिया या एवक्वा होता है जी, एवक्वा रेजिया, ठीक है। अम्लराज के बारे में जानेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रो क्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को तीन संबंधी एक में मिलाने के अनुपात में मिलाने पर बनता है, यह सोना और प्लेटिनम जैसी, और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है, धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। को बनाने की क्या करता है बेटा,
क्षमता रखता है। देखिए हमारे पास एक और सांद्रण है, 3 भाग क्या होगा, 3 भाग HCl का सांद्रण होगा। HCl मतलब आप समझ ही रहे हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या होगा, एक ठो बीकर है, एक ठो बीकर है, इसमें क्या होगा कि घोल होगा। एक भाग तो होगा, एक भाग नाइट्रिक अम्ल होगा HNO3, HN, एक भाग देखिए क्या होगा कि HNO3 होगा, और 3 भाग क्या होगा, HCl होगा। इसका हम लोग घोल लेंगे, क्या लेंगे बेटा, घोल। इसी को क्या बोला जाएगा, अम्लराज। क्या बोला जाएगा। अब देखिए समझा रहे हैं, बात को समझ जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो समझ लिया बहुत ही अच्छे से समझ लिया, क्योंकि हम औरतों का जहां भी पेशा ज्यादा रहता है हम उसको बड़ा अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या रहता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने पर बनता है। मतलब बात को समझिए, 3 भाग रहेगा क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना रहेगा, 3 भाग, और एगो भाग किसका रहेगा, HNO3 का। बात समझ रहे हैं, जैसे 3 लीटर पानी किसका रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और नाइट्रिक अम्ल का 1 लीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हम लीटर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं, उसको समझिए। तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिला दिए तो घोल क्या बना हमारा, अम्लराज। यही अम्लराज कहलाता है। बात समझ गए। अब देखिए क्या होता है, जब गांव में, ज्यादातर गांव की महिला शिक्षित होती हैं, शहरों की तो मान लो शिक्षित होती हैं, कभी कभी देखोगे चांदी होता है उनके पास, छागल होता है या सोना होता है, तो उनके पास क्या होता है, गंदा हो जाता है, ठीक है, कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, जो भी होता है। तो उसको साफ कराने के लिए जो घूमते हैं सब फेरिया वाले, उनको क्या करते हैं कि दे देते हैं कि साफ, वो सब साफ साफ करते हैं, लिक्विड उनके पास यही होता है। HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। जब वो मिलाकर रखे होते हैं, आप छागल देंगे उनको, आराम से उसमें क्या करेंगे, बीकर में डालेंगे और कुछ देर बाद निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं। आपका क्या होगा कि चमकने लगेगा छागल, क्या होगा, चमकने लगेगा। सोना क्या होगा, जैसे बाली है, कान का है, सब लोग दे देते हैं, तो क्या होता है, चमकने लगता है, कुछ देर बाद निकालते हैं। लेकिन घटा क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि आपका कुछ ग्राम भाग इसी में कट जाता है, चांदी कट जाती है इसी में, बीकर में, उसके सोना उसी के बीकर में रह जाता है और जाता है आराम से सुनार के पास अलग करके। अब बताओ गांव में कम से कम 1 लोगों के पास मान लो कटा कुछ भाग थोड़ा सा आया, और 50 लोगों के पास इसी तरह गया, सबका साफ किया, चांदी उसको अच्छी आ गई, सोना अच्छी आ गया। अब उसको क्या जाएगा, अलग अलग करके उसको बेचेगा, कम से कम बहुत ज़्यादा, इसमें देख ही रहे हैं स्थिति, चांदी सोना का भाव बहुत महंगा है। तो इस तरह कमाते हैं। जो महिलाएं अशिक्षित होती हैं आराम से दे भी देती हैं, आराम से उनको निकाल के देता है, एकदम चमकने लगता है। बात समझ रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि अम्लराज क्या होता है, बात समझ में आई, नोट कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अम्लराज किन 2 अम्लों का मिश्रण है। तो देखिए ऊपर पढ़ा दिए हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बेटा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ये परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि नाइट्रिक अम्ल, एक क्वेश्चन ये पूछता है, यहां देख लीजिए, क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अनुपात कितना होता है, अम्ल में
अनुपात कितना होता है, इसका बता रहा है कि रेशियो कितना होता है। तो आपसे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 3:1, दूसरा 1:3, तीसरा 4:1 और चौथा 5:1। बताइए इसमें कौन सा सही है? आप लोग गलत हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1:3, क्योंकि प्रश्न आप लोग पढ़े नहीं ध्यान से। प्रश्न था नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल पहले दे दिया HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या दिया? बाद में दिया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो अनुपात होता है 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से जवाब क्या हो गया? 1:3। नोट कीजिए। देखिए अगला जो सिलेबस में था आपके सक्रियता श्रेणी था। सक्रियता श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके लिए। देखिए तत्वों की वह श्रेणी जिसमें उनकी क्रियाशीलता घटते क्रम में रखा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब है कि इधर देखिए K है, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। इसको कहा जाता है क्या कि पोटेशियम, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, पारा Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ठीक है, ये होता है क्या? सक्रियता श्रेणी का पैटर्न होता है, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो ऊपर रहेगी वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील रहेगी। जब जब नीचे आएगी तब तब क्या होगी? कमी क्रियाशीलता पाई जाएगी, मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आई? ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे की तरफ कम। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है तो इतना बड़ा पैटर्न है तो याद करने का एक ट्रिक भी होना चाहिए। तो देखो आसान ट्रिक है हमारे पास। कलुआ क्या किया? कलुआ कैसे? कल्लू ने, ठीक है, कार किसके लिए प्रयोग हो रहा है? Ca के लिए। कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा। कल्लू ने कार मांगी जिसका आगे फूटा शीशा। हमारी कार हिली अभी आज, हमारी कार हिली अभी आज। इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। कल्लू ने कार मांगी जिसका, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिली अभी आज। ये जो याद कर लेगा समझ जाएगा कि K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे आपसे पूछ दिया कि Ca और K में कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपको जब जानकारी रहेगी कि इससे ऊंचा पद इसका है तो आप आराम से पोटेशियम कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? सबसे कम क्रियाशील कौन है Ca और K में? तो बता दीजिएगा Ca कैल्शियम है। ठीक है, बात समझ में आई? आपसे पूछ देगा कि गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर गोल्ड और मैग्नीशियम से तुलना की जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन हो जाएगी? मैग्नीशियम हो जाएगी। अगर मान लीजिए जिंक और सोडियम से तुलना की जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगी? सोडियम। कैसे ज्ञात कर पाएंगे? जब आपको याद रहेगा तब ना। परीक्षा में ये थोड़ी देगा, परीक्षा में ये नहीं देगा ना, इतना पूछेगा कि जिंक और सोडियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको याद रहेगा, सीक्वेंस याद रहेगा तो आप आराम से कर लोगे कि जो ऊपर रहता है वही सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के महत्व के बारे में। सब लोग लिख लिए हो ना? हेडिंग डालिए सक्रियता श्रेणी का महत्व। सक्रियता श्रेणी का महत्व, सक्रियता श्रेणी का महत्व।
ठीक है। इसमें लिखिए जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें को होगा क्या, Fe। ठीक है, आयरन से अभिक्रिया किसकी होगी बेटा, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी, तो पाया जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, Zn जिंक प्लस H2SO4 H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगा तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 क्या होगा, उड़ जाएगा। देखिए इसको समझिए, फेरस या इसको आयरन से जब अभिक्रिया करा HCl, जैसे यहाँ जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, तो यहाँ देखिए आयरन है और यहाँ पे किससे अभिक्रिया किया, अम्ल से, अम्ल HCl है, इससे अभिक्रिया किया तो क्या प्राप्त हुआ, FeCl2। ठीक है, फेरिस क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन इसको विस्थापित कर दिया। बात समझे। उसी तरह Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को क्या किया, विस्थापित कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग, जो धातुएं हाइड्रोजन से जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, ये तो ऊपर स्थित थी, अब क्या होगी, नीचे स्थित होती हैं, नीचे स्थित होती हैं, वह अम्ल से क्रिया करके, वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। जैसे हम लोग देखेंगे Cu कॉपर लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, कॉपर को किससे अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन से अम्लों से अभिक्रिया कराए HCl से, तो क्या प्राप्त होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या प्राप्त होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन, धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करती है, धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करती है, इसको समझना है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एंड होगा। देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग व धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग व अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यौगिक का निर्माण करते हैं, करके यौगिक का
निर्माण करती हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इसे आयनिक यौगिक भी कहते हैं, आयनिक यौगिक भी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये न्यूट्रॉन है, इसकी कक्षा 3 ठो है। कितनी है बेटा? 3 ठो कक्षा है। फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन टाकता है और दूसरे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में भी क्या करता है? बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक ठो किसमें होता है? बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये रहा हमारा सक्रियता श्रेणी जो कि समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोस। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगी तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं।